हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर 7। और आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन उससे पहले करते हैं क्विक रिवीजन। तो हमने पिछले लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के बारे में ढेर सारी बातें की थी। साथ में हमने सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे डायग्राम भी देखे थे। उनमें से कुछ ये थे। तो ये डायग्राम बच्चों सेल मेम्ब्रेन के हैं। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बायलेयर से बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, जिनमें से हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की थी, जो सबसे कामयाब मॉडल है। इसी के अनुसार अब हम सेल मेम्ब्रेन का वर्गीकरण करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को इसी के आधार पर समझते हैं। तो कल के टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम भी देखते हैं। तो ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब आते हैं स्टोरी टाइम पे। तो बच्चों, जब सेल को जानने की शुरुआत हुई थी, तो सेल ऑर्गेनेल्स को जानना शुरू किया था। तो साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे थे। उसी समय उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की खोज हुई, तो शुरू में साइंटिस्ट को लगा कि शायद क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स होंगे या प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, जिन्होंने यूकैरियोटिक सेल में आकर रहना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का साइज प्रोकैरियोटिक सेल के बराबर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना डीएनए होता है, जो सेल में ही बिखरा हुआ होता है। साथ में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और यही कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलते हैं। उसमें अपना डीएनए पाया जाता है, साथ में 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो शुरुआत में साइंटिस्टों को लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, जिन्होंने यूकैरियोटिक सेल में आकर रहना शुरू कर दिया। तो अब चलो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कॉकरोच की जांघ की मसल्स में देखा था। लेकिन बच्चों, बायोलॉजी में थोड़ी अलग चीजें होती हैं, यानी खोज कोई करता है, श्रेय कोई ले जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोलिकर को नहीं गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय फ्लेमिंग और अल्टमान को गया था। और बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने का वर्क करता है। और एटीपी सेल में वर्क करने में हेल्प करता है। यानी सेल के अंदर कोई भी काम करना है, या अगर हम अपनी बात करें तो हमें भी कोई भी वर्क करना है, तो उस वर्क को करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का वर्क करता है। तो जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी, उसमें उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। यानी सेल एक्टिव है तो उसे एटीपी की ज़रूरत है, और वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्टिव सेल, उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस किस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रीनल ट्यूब्यूल में 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल में पाए जाते हैं। अगर हम लिवर सेल्स की बात करें तो एक सेल में 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं। एक मेल स्पर्म में 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो आओ एक डायग्राम देखते हैं। तो ये है बच्चों स्पर्म का डायग्राम। हालांकि इन्होंने कम दिखाए हैं, सिर्फ 10 ही दिखाए हैं, लेकिन 20 से 25 होते हैं। मैं आपको सही आंकड़ा बता रही हूँ, तो मेरा आंकड़ा याद रखना, डायग्राम के ऊपर मत जाना। तो बच्चों, एक स्पर्म बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसमें फिर भी 20 और 25 माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि स्पर्म को मूव करने के लिए फ्लैजिला की आवश्यकता होती है, और उस फ्लैजिला को मूव होने के लिए एटीपी की आवश्यकता है।
और उसी एटीपी को बनाने का वर्क करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देख सकते हो कि स्पर्म की टेल के पास ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं जो फ्लैजिला के मूवमेंट में हेल्प करेंगे, उसको एटीपी देंगे ताकि आगे स्पर्म मूव कर सके। तो चलो आगे बात करते हैं शेप और साइज की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप ओवल भी हो सकता है और रोड शेप भी हो सकता है, यानी वो देखने में लगभग रोड शेप का, ओवल शेप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर। तो चलो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ डायग्राम। तो ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। एक और डायग्राम। तो अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। उसकी आउटर मेम्ब्रेन सीधी होती है, सरल होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को चारों ओर से घेरती है। आउटर लेयर में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। हालांकि बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की हर लेयर का अपना एंजाइम पाया जाता है जो एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। बाहर की लेयर में एसिटाइल को एंजाइम सिंथेटेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा कई सारे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अंदर वाली मेम्ब्रेन की। तो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं। अंदर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ फोल्ड पाए जाते हैं। इन्हीं को ही क्रिस्टी कहते हैं। तो बच्चों ये क्रिस्टी अपने एंजाइम्स रखते हैं। इन्हीं के पास बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो एटीपी को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिस्टी के ऊपर रैकेट के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें F0 पार्टिकल या F1 पार्टिकल कहते हैं। तो बच्चों पूरी सेल में F0 F1 पार्टिकल्स ही होते हैं जो हमारे द्वारा जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन का यूज यही करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के F0 पार्टिकल हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कैविटीज पाई जाते हैं, यानी 2 स्पेस, 2 खाली स्थान पाए जाते हैं। पहला होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ, वो स्पेस मैट्रिक्स कहलाता है। और एक आउटर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये स्पेस दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं चलो। तो यह है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का एक आसान सा डायग्राम। तो इसमें आप ऑरेंज कलर की लेयर देख पा रहे हो, ये स्मूथ लेयर है जिसे आउटर लेयर कहते हैं। अंदर की पिंक कलर की लेयर में उभार पाए जाते हैं मैट्रिक्स की तरफ, इनको क्रिस्टी कहते हैं। इसी क्रिस्टी पे रैकेट के समान स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिन्हें F0 पार्टिकल कहते हैं। साथ में आप देख पा रहे हो कि इसमें 2 स्पेस पाए जा रहे हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी स्पेस प्रेजेंट है, इसे ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और एक बीच की तरफ भी यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड भी स्पेस पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। साथ में आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्लू कलर के धागे के समान स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये डीएनए है बच्चों। और ब्लू कलर के डॉट्स जो हैं ये राइबोसोम है, 70S राइबोसोम। तो एक और डायग्राम देखते हैं मेम्ब्रेन्स के लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों आप इसमें देख पा रहे हो आउटर लेयर स्मूथ है जबकि इनर लेयर में फोल्ड्स है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को आसानी से समझने का डायग्राम है, इससे आप आसानी से मेम्ब्रेन को समझ पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसके मैट्रिक्स में अपना डीएनए होता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि उन ऑर्गेनेल्स के पास डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिन के पास अपना डीएनए होता है। तो इसके पास डीएनए होता है जो एटीपी बनाने में हेल्प करता है, लेकिन इस डीएनए के पास बच्चों पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती एटीपी बनाने के लिए। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए मेन डीएनए पे निर्भर होना पड़ता है, जो मेन डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन्स 70S टाइप राइबोसोम, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में 70S टाइप का राइबोसोम भी पाया जाता है।
तो इसी वजह से साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि शायद ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन एटीपी का निर्माण करना होता है। हालांकि ये बहुत सारे वर्क और भी करता है, लेकिन मेन फंक्शन एटीपी बनाने का ही होता है। तो एटीपी बच्चों करेंसी ऑफ सेल होती है, यानी हम अपने नॉर्मल लाइफ में कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी वर्क कराने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही सेल में या फिर हमारी बॉडी में कुछ भी वर्क कराने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, और वो एटीपी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो एक और डायग्राम देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये है बच्चों, राइबोसोम भी पाया जा रहा है इसमें। आप आसानी से क्रिस्टी को भी देख पा रहे हो। तो आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।